नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कॉलेज सेक्टर से जो भी रिलेटेड अपडेट्स होते हैं उन टॉपिक को लेकर मैं वीडियो को बनाती रहती हूँ। आज फिर एक बार मैं आप लोगों के बीच कॉलेज सेक्टर से रिलेटेड टॉपिक को ही लेके आई हूँ। तो रिसेंटली मैंने अपने कमेंट बॉक्स को चेक किया और आज मैंने मोस्टली लोगों को रिप्लाई भी किया। तो बहुत दिनों से मैं जो भी मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट आते थे उनको रिप्लाई नहीं कर पाती थी। तो आज मैंने मोस्टली मुझे लगता है कि 100-150 के अराउंड कमेंट्स का रिप्लाई किया है। तो जो रेस्ट बचे हैं उनका भी मैं समय मिलते ही रिप्लाई कर दूंगी। हालांकि आज 3 दिन बाद मैं बिहार से अपने ऑफिशियल वर्क को करके लौटी हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज वीडियो को अपलोड कर दिया जाए। तो रिसेंटली मेरे पास क्वायरीज बहुत आ रही थी जिस टॉपिक को मैंने कल के वीडियो में क्लियर किया कि हॉस्पिटल के लिए क्या ऑप्शन निकल सकता है, हम किस तरीके से हॉस्पिटल के मैटर को सॉल्व कर सकते हैं नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए। तो उससे मैंने आपको सारा कन्फ्यूजन को क्लियर करते हुए एक वीडियो बना दिया था। आज मैं कॉलेज स्टार्ट करने के प्रोसीजर में एक स्टेप आगे बढ़ते हुए आप लोगों को ये बताऊँगी। कुछ मतलब 2-3 स्टेप्स को मैं लेके चलूँगी, 2-3 पॉइंट्स को मैं क्लियर करूँगी। तो फर्स्ट मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि रेजुलेशन कैसे बनाते हैं, जो कि मोस्टली पूछा जाता है। 3 चीज़ें, कोई भी आवेदन करने के लिए किसी भी विभाग में आप जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपको सबसे पहले कवरिंग लेटर का फॉर्मेट पता होना चाहिए। मैं उसको डिस्क्राइब करूंगी कि इफ़ यू आर फ्रेशर देन हाउ यू कैन मेक अ कवरिंग लेटर। देन उसके बाद रेजुलेशन, प्रस्तावना, वो क्या होता है, वो कैसे पास किया जाता है और उसकी क्या भूमिका होती है। देन उसके बाद कॉलेज स्टार्ट करने के लिए लैंड का अकृषक लैंड कन्वर्जन धारा 80, धारा 143, वो क्या कंपलसरी होती है और अगर होती है तो क्यों। तो जैसा कि मैं मोस्टली बताती रहती हूँ कि मेरी वीडियो की एक एक लाइन इम्पोर्टेंट होती है, तो आप लोग पूरी वीडियो को देखा कीजिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम में ही टाइम में वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम मैं ना लूँ। तो मैं आती हूँ अपने पॉइंट पे। कवरिंग लेटर, कवरिंग लेटर कहते हैं फाइल जमा करने वाले फ्रंट पेज को। अगर किसी भी विभाग में हम सूचना दे रहे हैं, उनसे आवेदन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हम आपके पास आए हैं और इस चीज़ के लिए आए हैं, उसको कवरिंग लेटर बोला जाता है। जैसे मैं आपके पास गई, आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं आपके अंदर में चलती हैं, तो मुझे खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं आपके पास किस लिए आई हूँ और आपसे क्या रिक्वेस्ट है मेरी। दैट्स द थिंग कवरिंग लेटर। किसी भी विभाग को ये बताना, ये रिक्वेस्ट करना कि सर वी आर द इंस्टीट्यूट, आवर एड्रेस इज़ दैट, आवर जो भी मतलब सेक्रेटरी है या जो भी है, दैट पर्सन इज़ रिक्वेस्टिंग, या फिर हमारी ट्रस्ट सोसाइटी आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही है, हम इस कोर्स के लिए, इस सेशन के लिए आपसे आवेदन कर रहे हैं, और जो भी आपके पैरामीटर्स हैं उनको हमने फुलफिल कर लिया है, जिसकी जो कॉपी है वो बैक में एनक्लोजर में अटैचमेंट में रखी गई है। तो कवरिंग लेटर बनाते टाइम बस कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको ध्यान देना होता है। आप किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट का नाम, एड्रेस, सब्जेक्ट, किस लिए कर रहे हैं। देन उसके बाद डिटेल इन्फॉर्मेशन, जिसको व्याख्या कहते हैं, जिसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं। इन शॉर्ट टू शॉर्ट रखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ज़्यादा उसको लंबा चौड़ा नहीं करना है। बस उसमें क्या डालना है, ट्रस्ट की डिटेल, सोसाइटी की डिटेल, बंदे का नाम, अगर ट्रस्ट सोसाइटी नहीं है तो पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका नाम। देन उसके बाद कहाँ लोकेशन है, कहाँ आप ये चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और देन उसके बाद एक लास्ट में हर चीज़ की एक भूमिका बनानी पड़ती है। उसी तरह हमें एक रिक्वेस्ट देना होता है, वी विल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। तो ये एक लाइन लिख देनी है, या इससे बेहतर अगर आप लिख सकते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। देन नीचे अपने इंस्टीट्यूट का नाम, एड्रेस, और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी ट्रस्ट सोसाइटी या कॉलेज का स्टम्प लगाना। ठीक है। देन अब हम आते हैं रेजुलेशन। रेजुलेशन पे बड़ी क्वायरी थी। मेरे साथ एक और दिक्कत होती है, जब मुझे कोई पर्सनली कॉल करता है तो मैं कहीं बैठी रहती हूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, या आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि ना मैं उनको कॉल कर पाती हूँ, ना वो मुझे कॉल कर पाते हैं। तो मुझे ये क्वायरी याद है, मुझसे किसी ने पूछा था कि मैम रेजुलेशन क्या होता है और वो क्यों, कैसे बनाया जाता है। तो
तो उन्होंने मुझे कॉल किया। उस टाइम में मैं किसी के पास बैठी हुई थी और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। मैंने उनको बोला सर मैं आपको बाद में बताती हूँ, बट उसके बाद मैं भूल गई और पर्सन का भी कॉल नहीं आया। बट मैंने वो फिर क्वायरी में भी अपने कमेंट बॉक्स में भी देखा कि 2-4 लोगों ने ये क्वायरी की थी। तो रेजोल्यूशन क्या है? प्रस्तावना है। प्रस्तावना का मतलब कि कोई भी नॉन प्रॉफिटेबल संस्था, ट्रस्ट, सोसाइटी, एनजीओ, सेक्शन 8 जब रन करती है तो वो किसी एक इंडिविजुअल के डिसीजन से नहीं चलती है। वहाँ पे एक समिति होती है, उसके कुछ सदस्य होते हैं और उनकी सर्वसम्मति से ही आप कोई डिसीजन ले सकते हो। हालांकि डीपली जाऊंगी तो बहुत सारी चीज़ें मैं बताने लग जाऊंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि अगर आपने ट्रस्ट सोसाइटी के नाम कॉलेज स्टार्ट किया तो अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो ज़मीन भी ट्रस्ट सोसाइटी की है, बिल्डिंग भी ट्रस्ट सोसाइटी की है, उसके जितने भी डिसीजन है वो भी ट्रस्ट सोसाइटी के। अब ट्रस्ट सोसाइटी क्या है? ट्रस्ट सोसाइटी वो लोग हैं, वो मेंबर्स हैं जो उसमें सम्मिलित हैं, जैसे सेक्रेटरी हो गया, प्रेसिडेंट हो गए, ट्रेजरर हो गए, रिलेटेड अन्य मेंबर्स हो गए। तो दैट्स द थिंग कि जब हम किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मतलब रेजुलेशन का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करके सभी लोगों से रिक्वेस्ट करके सभी लोगों के कंसर्न में उस मैटर को डाल के देन उस चीज़ के लिए हाँ बोलवाना। रेजुलेशन तो सिंपल यही होता है कि वो ट्रस्ट सोसाइटी के लेटर हेड पे बनता है। संस्था के सभी सदस्य वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं और सबको मतलब उस जो भी संस्था स्टार्ट करना चाह रही है, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, एग्ज़ाम सेंटर या जो भी है, वो सबको बताना पड़ता है। फिर सब उस पर अपनी एग्रीमेंट देते हैं कि वी आर एग्री, वी डोंट हैव एनी दैट टाइप ऑफ इशू। तो मैनेजमेंट ये बोलता है कि ठीक है, अगर सब कोई एग्री है तो हम सबकी सर्वसम्मति से जो भी प्रोजेक्ट XYZ जो भी प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये चीज़ है। रेजुलेशन क्या है? एक प्रस्तावना है जो कि संस्था के सभी सदस्यों की सर्वसहमति से कोई भी कोर्स को चलाने के लिए जो निर्णय लिया गया वो। आप रेजुलेशन में बस ध्यान रखने वाली क्या चीज़ें होती हैं कि सदस्य कौन कौन उपस्थित थे, उनके सिग्नेचर होने चाहिए, कितने बजे ये स्टार्ट हुआ और लोकेशन क्या थी। तो दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग अ रेजुलेशन। तो ओवरऑल यही होता है कि रेजुलेशन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कहीं ना कहीं हर एक डिपार्टमेंट इस पे फोकस करता है। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिविजुअल डिसीजन से इसे स्टार्ट किया जा रहा है और बाद में ये डिस्टर्ब हो और बच्चों के फ्यूचर के साथ प्रॉब्लम हो जाए। तो ओवरऑल रेजुलेशन यही है कि जितने भी लोग हैं उनकी उपस्थिति में किसी भी निर्णय को सबके सर्वसम्मति से पास करा लेना। देन उसके बाद मैंने आपको ये रेजुलेशन के बारे में बता दिया। देन उसके बाद लैंड के बारे में मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को कुछ धारा 80 लैंड कन्वर्जन क्यों ज़रूरी है ये भी बताऊंगी। तो लैंड कन्वर्जन का ये सीन होता है कि अगर बेसिकली जो जहाँ तक मुझे समझ में आता है और जहाँ तक मैंने काम किया तो चीज़ों को समझा, मुझे ये लगता है कि हर एक गवर्नमेंट का हर एक एरिया को लेके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्यूचर का प्लान होता है। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, चाहे नॉर्मल लैंड हो, बंजर लैंड जिसको बोलते हैं, नॉन यूटिलाइज मतलब इस टाइप के जो लैंड होते हैं जिनको हम लोग गांव शहर या इस टाइप की जगहों पे बोलते हैं कि ये तो तालाब की ज़मीन है, ये तो बगीचे की ज़मीन है, ये तो ग्राम पंचायत की ज़मीन है, हाँ खेलकूद के लिए पार्क है, इस टाइप की ज़मीन। हर एक लैंड का गवर्नमेंट का फ्यूचर का कोई ना कोई प्लान होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि लैंड कन्वर्जन आप कराओ, उसको सबसे पहले आप ये करो कि सरकार को ये बताओ कि ये ज़मीन अब कृषि योग्य नहीं है, यहाँ हम व्यावसायिक कार्य कर रहे हैं, व्यावसायिक या आवासीय जो भी आपका है। 1000 शहरी क्षेत्र में 1000 स्क्वायर फीट से नीचे ऑटोमेटिक कमर्शियल कंसिडर हो जाता है और ग्रामीण क्षेत्र में 3 विस्सा से अगर अधिक है, 3 विस्सा का मतलब कि 4000 स्क्वायर फीट के आसपास मोटा मोटी मान लिया जाए, तो इतने को ऑटोमेटिक कमर्शियल माना जाता है। उससे ज़्यादा की ज़मीन एग्रीकल्चरल मानी जाती है। तो ओवरऑल जहाँ तक मुझे समझ में आया कि यही है कि गवर्नमेंट कहीं ऐसा ना हो आपने उस ज़मीन को पर्सनली यूज़ कर लिया कॉलेज बनाने के लिए और फ्यूचर में गवर्नमेंट का प्लान वहाँ पे रेलवे स्टेशन या इस टाइप की पब्लिक हाईवेज बनाने का हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब वहाँ स्कूल कॉलेज खुल चुका है तो वहाँ गवर्नमेंट को थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी चीज़ों को सॉर्टेलाइज करने के लिए और आपको और भी ज़्यादा दिक्कत होगी।
क्यों? क्योंकि बच्चों का फ्यूचर ख़राब होगा, आपने उतना कंस्ट्रक्शन किया, उतनी सारी चीज़ें की, तो उससे नुकसान होता है। तो लैंड कन्वर्जन होने के साथ साथ ही नक्शा पास हो जाता है कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, तो उससे सारी चीज़ें गवर्नमेंट के भी नज़र में रहती है। प्राधिकरण, नगर निगम, ग्रामीण क्षेत्र जहाँ भी है वहाँ के प्राधिकरण को सूचना दे दी जाती है कि हम इस भूमि को, इस गाटा संख्या को इस पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने अपने इस वीडियो में सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दिया। थोड़ा सा स्टैंड नहीं लगाया मैंने, इसलिए वीडियो हो सकता है कि मूव हो रही हो, बट फिर भी मैंने सोचा कि टाइम है तो वीडियो को बना के आप लोग को अपडेट कर दिया जाए। बहुत जल्द मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आती रहूँगी और आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है।